इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे के ऑब्जर्वेशन हम लोग को देखने होते हैं। फैराडे ने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होके एक ऑब्जर्वेशन दिया। ऑब्जर्वेशन वाज व्हेनेवर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था इन मैग्नेटो। इनका कहना था, फैराडे का कहना था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो भी करंट होनी चाहिए। मींस मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस अ करंट। whenever there is a magnetic field there must be a current behind it। अब इसी को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट बेसिस पर इन्फेरेंसेस दिए और उसी इन्फेरेंसेस से हम लोग आज डायनमो या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ हम लोग को पहले देखना है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के रूल्स हम पीछे भी पढ़ते हैं। फैराडे के रूल इसके पहले रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जब इलेक्ट्रोलिसिस की हम बात करते हैं तो उस इलेक्ट्रोलिसिस में भी जो है फैराडे के लॉ आते हैं। ये फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी को ये प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराया और 4 सिचुएशंस के डायग्राम शो किए। इन्होंने मैग्नेट के नॉर्थ पोर्शन को नियर अ कॉइल मूव कराया और कॉइल में कोई पावर सोर्स या सेल नहीं था। इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर सेट लगा रखा था। उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को ये देखने वाले थे। तो एक मैग्नेट को नियर अ कॉइल ये मूव कराने वाले हैं इन सच अ वे एन इज गोइंग टुवर्ड द कॉइल। फिर दूसरे ऑब्जर्वेशन में इन्होंने ये कहा कि अगर हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अवे टू द कॉइल हटाएं तो उस केस में क्या इन्फेरेंस आएगा या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया होगा। तो अगेन कॉइल है, कॉइल में गैल्वेनोमीटर है और नियर द कॉइल वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मूव करा रहे हैं। इन अ सेम वे यही ऑब्जर्वेशन इन्होंने साउथ पोल के लिए लिया। ये मैग्नेट के साउथ पोल को नियर द कॉइल मूव कराने वाले हैं बाय 2 वेज। एक बार ये कॉइल को नियर द कॉइल के पास मैग्नेट के साउथ पोल को लाने वाले हैं और नेक्स्ट इसमें ये मैग्नेट के साउथ पोल को हटाने वाले हैं फ्रॉम द कॉइल और यहाँ देखने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर में कैसा इंफरेंस मिलेगा। चलिए अभी हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या कंक्लूजन लिया। एक्चुअली में जब वो एन को नियर द कॉइल मूव कराते थे तो उन्होंने ये देखा कि मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, मोमेंट्री का मतलब है कि मैग्नेट को जब तक मूव कराया जाता था तभी तक यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता था। तो जैसे इन्होंने एन को मूव कराया यहाँ गैल्वेनोमीटर में मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आया एंड उन्हें ऐसा लगा कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट के पास आने का अपोज हो रहा है। अपोज तो तब होगा ना जब ये फेसिंग क्रॉस सेक्शनल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे। अगर ये फेसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो आपको एंड रूल से पता है कि करंट सर्कुलेशन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज करंट सर्कुलेशन का मतलब यहाँ जो करंट है वो करंट आपको ऐसे जाती हुई मिलेगी। अकॉर्डिंगली यहाँ एक डिफ्लेक्शन होगा तो ये नॉर्थ बनेगा और अगर ये करंट सर्कुलेशन से नॉर्थ बना है तो इनकमिंग नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को रिपेल कर देगा। यानी उन्होंने पहला जो ऑब्जर्वेशन दिया दैट ऑब्जर्वेशन वाज कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नियर द कॉइल मूव कराने पर फेसिंग एरिया ऑफ द कॉइल नॉर्थ पोल बना ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ करंट। क्यों करंट इंड्यूस हुई ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यही चीज दोबारा जब ये एन को हटा रहे थे तो यहाँ डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल गई और डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदलने का मतलब कि करंट आ गई और करंट आने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि नॉर्थ पोल को हटा के ले जाने में इन्हें ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है। मीन्स एक अट्रैक्शन काम कर रहा है। अट्रैक्शन काम करने का मतलब ये साउथ पोल की तरह ट्रीट कर रहा होगा फेसिंग एरिया।
अगर साउथ पोल की तरह ट्रीट कर रहा होगा तो आप देख सकते हैं एंड रूल के अकॉर्डिंगली जो करंट की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। अकॉर्डिंगली यहाँ करंट की डायरेक्शन इसके कंपैरेटिवली करंट की डायरेक्शन बदल गई है, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बदल गया है। यानी कि इन्होंने जो दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया वो ये कि जब ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को अवे टू द कॉइल ले जाते थे तो बाय अट्रैक्शन अवे टू द कॉइल ले जाने का अपोज होता था और करंट की डायरेक्शन बदल जाती थी। सेम वे जब ये साउथ को ले गए तो अगेन यहाँ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आया और उन्हें ऐसा लगा कि साउथ पोल को नियर द कॉइल ले जाने पे ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, मींस फेसिंग क्रॉस सेक्शनल जो था वो साउथ पोल बना होगा, अकॉर्डिंगली रिपल्सन आया होगा। इस रिपल्सन की वजह से जो है उन्हें ऐसा लगा कि मैग्नेट को पास हो जाने में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। एंड रूल के अकॉर्डिंगली अगर ये साउथ पोल की तरह बिहेव करने वाला है तो आप करंट की डायरेक्शन को लोकेट कर सकते हैं और करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन आपको ये मिलेगी, अकॉर्डिंगली एक डिफ्लेक्शन मिलेगा इन द गैल्वेनोमीटर। जब साउथ को ये अवे टू द कॉइल ले गए तो इन्हें अट्रैक्शन फेस हुआ और यहाँ डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स हो गई, यानी साउथ पोल के दूर हटने पर अट्रैक्शन अगर आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल बना होगा, और अगर नॉर्थ पोल बना होगा तो आप एंड रूल के अकॉर्डिंगली करंट सर्कुलेशन की डायरेक्शन को देख सकते हैं। ये करंट सर्कुलेशन जो होगा वो आप यहाँ लोकेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और अब यहाँ हमने मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट के 4 डायग्राम्स को देख लिया है। अब यहाँ से उन्होंने इन्फेरेंसेस ट्रेस किए, मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। तो ये फैराडे के मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट के 3 डायग्राम है। अब यहाँ से उन्होंने इन्फेरेंसेस लिए। फर्स्ट इन्फेरेंस जो लिया वो ये कि whenever there is moment of magnet or whenever there is relative motion between the magnet and coil, then there is a induction of current, means जब रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल तभी करंट प्रोड्यूस होगी। अगर रिलेटिवली अगर दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इन अ डायरेक्शन और कोई भी इनका रिलेटिव मोशन नहीं है, दैट इज जब हम मैग्नेट और कॉइल के बीच या तो सेपरेशन बढ़ने देते हैं या घटने देते हैं तो दिस इज द रिलेटिव मोशन, देन अ करंट इज इंड्यूस्ड। तो पहला इन्फेरेंस इन्होंने बनाया कि whenever there is a relative motion in between the magnet and coil, then there is a induced current। दूसरा इन्होंने ये बनाया कि जिस वजह से करंट प्रोड्यूस होती है उस वजह का अपोज होता है, मीन्स द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द काज थ्रू विच इट इज जनरेटेड। अगर नॉर्थ पोल के पास आने से करंट इंड्यूस हुई है तो नॉर्थ पोल के पास आने का अपोज हो रहा है। अगर नॉर्थ पोल के दूर जाने से करंट इंड्यूस हुई है तो नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोज हो रहा है। अगर साउथ पोल के पास आने से साउथ बना है तो साउथ पोल के पास आने का अपोज हो रहा है, यानी जैसे ही साउथ पोल पास आया करंट आई और करंट ने अपोज शुरू कर दिया टू द इनकमिंग साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, और तुरंत कॉइल का फेसिंग एरिया जो था मैग्नेट का वो साउथ पोल बना और उसने मैग्नेट को रोकने का प्रयास किया या एफर्ट किया। इन अ सेम वे जब एस को हटा के ले जा रहे थे तो इस केस में नॉर्थ बना सो दैट मैग्नेट के दूर जाने का अपोज हो सके। एन पास आ रहा है तो एन बना के पास आने का अपोज, एन दूर जा रहा है तो एस बना के एन के दूर जाने का अपोज, एंड सो ऑन। इस तरीके से दूसरा इन्फेरेंस ये आया कि जब करंट इंड्यूस हो जाती है तो उस काज को ही अपोज करती है जिस काज से डेवलप हुई है। और थर्ड इन्फेरेंस इनका ये था कि जब ये रिलेटिव मोशन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, मीन्स क्विकर इज द मोमेंट हायर इज द करंट, यानी जितना क्विक मूवमेंट होता है उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसके इन्फेरेंसेस लिए गए बाय मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। इन इन्फेरेंसेस को एक्सप्लेन किया गया बाय फैराडे और यहाँ से हम लोग कुछ रूल्स पाएंगे। फैराडे ने इनको एक्सप्लेन करने के लिए 2 रूल दिए, फैराडे फर्स्ट एंड फैराडे सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ को न्यूमैनन लॉ कहते हैं,
एंड सेकेंड लॉ को लेंज लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ में ये कहा गया कि एक्चुअली में जब आप मैग्नेट को नियर द कॉइल रखते हैं तो एक फ्लक्स बाउंड हो जाता है या एक फ्लक्स लिंक हो जाता है, और जब आप जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड ए इज द बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, then B into A will be the magnetic flux। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया है, ठीक है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी दिस, और सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन पे ये नॉर्मल टू द सरफेस खींचेंगे तो हो जाएगा दिस। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और सरफेस वेक्टर के बीच एंगल बन रहा है तो उस केस में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लेना है बी ए कॉस थीटा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आप देखें ऐसे है और आपने जिस सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स को काउंट करना है अगर उसको देखें तो वो सरफेस ऐसे है कि नॉर्मल टू द सरफेस अगर आप ड्रा करें तो कॉन्साइडिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और सरफेस वेक्टर कॉन्साइडिंग है तो इस केस में आप मैग्नेटिक फ्लक्स लेते हैं बी ए। जब आप क्लास 12 में गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करते थे एज द साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो उसी तरीके से यहाँ भी आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डी ए, या सिंपली अगर लिखें तो बी इंटू ए। तो अगर हम किसी भी मैग्नेट को नियर द कॉइल रखते हैं तो जैसे ही मैग्नेट को नियर द कॉइल रखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंक होने के बाद अब अगर आप मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन शुरू हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन के शुरू होते ही एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एक्चुअली में वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंट के लिए उन्हें एक फोर्स की जरूरत होती है। इस फोर्स को आप ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब आप मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन इंड्यूसेस इन ईएमएफ। ये ईएमएफ इलेक्ट्रॉनों को ड्रिफ्ट करता है एंड ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन इज द करंट। रनिंग इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा था करंट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अभी देखें फ्लक्स इज द φ1, आप मैग्नेट को पास ले गए या मैग्नेट को दूर ले गए, नंबर ऑफ लाइंस चेंज हुई, नाउ द न्यू फ्लक्स बिकम φ2। और ऐसा होने में जो इंटरवल इन्वॉल्व है दैट इंटरवल इज डेल टी। यानी कि अगर हम कहते हैं कि इनिशियली फ्लक्स इज φ1 एट अ टाइम t1 एंड ड्यू टू मोमेंट ऑफ मैग्नेट द न्यू फ्लक्स बिकम्स द φ2, या तो इंक्रीज कर गया होगा या डिक्रीज कर गया होगा। हमको चेंज इन फ्लक्स से मतलब है, इंक्रीज डिक्रीज से नहीं मतलब है। तो अगर φ2 फ्लक्स इन टाइम t2 है तो चेंज इन फ्लक्स विल बी द φ2 माइनस φ1, चेंज इन टाइम विल बी द t2 माइनस t1। तो time rate of change of flux will be the del phi by del t. This magnetic flux variation is responsible for the production of EMF, और इस EMF से इलेक्ट्रॉनों का मोमेंट होगा। तो ये del phi by del t पर टर्न के लिए है। अगर एक सिंगल टर्न है कॉइल में तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन की जो रेट होगी वो del phi by del t हो जाएगी। अगर n टर्न्स है तो टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन जो होगा वो n टाइम्स del phi by del t हो जाएगा। और इसको चेक करें तो दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ जो इलेक्ट्रॉनों को ड्रिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस n del phi by del t। यहाँ माइनस इसलिए लिया गया कि जब ईएमएफ या करंट आएगी तो उस कार्ड को अपोज करेगी जिस कार्ड से डेवलप हुई है। अगर मैग्नेट के पास आने से डेवलप हुई है तो मैग्नेट के पास आने का अपोज होगा, अगर मैग्नेट के दूर जाने से है तो मैग्नेट के दूर जाने का अपोज होगा। यानी ये माइनस जो है वो इंड्यूस्ड करंट के प्रोड्यूस होने के बाद मैग्नेट के मोमेंट या कार्ड को अपोज करने से है। एन नंबर ऑफ टर्न है, del phi by del t मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन है। इसको बोला गया फैराडे फर्स्ट लॉ और न्यूमैन लॉ। सेकंड जो था इज द लेंज लॉ। लेंज लॉ में ये कहा गया कि जो करंट इंड्यूस हुई वो उस कार्ड को अपोज करने वाली है जिस कार्ड से डेवलप हुई है। तो इसको
लेंज ने एक्सप्लेन किया बाय सेइंग दैट कि जब आप मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराते हैं, तो जैसे ही मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराते हैं वैसे ही आप वर्क कर देते हैं, और वर्क जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। यानी कि आप ही ऐसे सोचो कि अगर हम एस को नियर द क्वाइल लेके आए और क्वाइल ने अपोज नहीं किया बट अट्रैक्ट किया या सपोर्ट किया, तो ये एस ऑटोमेटिकली क्वाइल की तरफ मूव करेगा, और आप मैग्नेट को छोड़ भी देते हैं तो मोमेंट की वजह से फ्लक्स वेरिएशन होता रहेगा, फ्लक्स वेरिएशन की वजह से करंट का प्रोडक्शन होता रहेगा। मीन्स विदाउट वर्क इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड विच इज नेवर पॉसिबल। तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि वर्क डन जो आप करते हैं टू मूव द मैग्नेट, वही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब है लेंज ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि इंड्यूस करंट उस कार्ड को क्यों अपोज करती है जिस कार्ड से डेवलप हो रही है। आंसर वाज द एनर्जी कंजर्वेशन। कैसा एनर्जी कंजर्वेशन? वर्क डन टू मूव द मैग्नेट अगेंस्ट द एफर्ट or against the current induced is equal to the amount of electricity। यानी कि मैग्नेट को नियर द क्वाइल मूव कराने में हमें जो वर्क करना पड़ता है दैट वर्क इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से फर्स्ट लॉ में ईएमएफ की वैल्यू बता दी गई, सेकेंड लॉ में कार्ड बताया गया कि इंड्यूस करंट उस कार्ड को क्यों अपोज करने लगती है जिस कार्ड से प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर आपको ईएमएफ की वैल्यू पता है तो आप निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ करंट। आपको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ करंट इज द वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज की जगह यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ईएमएफ, और रेजिस्टेंस जिस कॉइल में करंट सर्कुलेट कर रही है अगर उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है तो आप लिख सकते हैं दिस करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज की जगह ईएमएफ आ गया एंड रेजिस्टेंस इज द आर। नाउ ईएमएफ की जगह लिख सकते हैं आप माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी डिवाइडेड बाई आर, तो ये हो जाएगा आर। नाउ दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस्ड। अगर डेल फाई मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन है इन द टाइम डेल टी थ्रू द एन टर्न कॉइल ऑफरिंग द रेजिस्टेंस आर, तो उसमें जो करंट इंड्यूस होगी विल बी द माइनस एन बाई आर डेल फाई बाई डेल टी। अगर डेल टी को इधर लेके आते तो ये हो जाता आई इंटू डेल टी इज इक्वल टू माइनस एन बाई आर इंटू डेल फाई। नाउ दिस इज द चार्ज मूव्ड, आईटी इज द चार्ज, यानी कि कितने चार्ज मूव किए हैं ये आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, जो टोटल चार्ज मूव किए हैं Q विल बी द आई डेल टी, वैल्यू हो गई माइनस एन बाई आर इंटू डेल फाई। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जो चेंज हो रहा है दैट इज इंड्यूसिंग द चार्ज, मीन्स चार्ज को मूव करा रहा है। उस चार्ज के मोमेंट से जो रेट ऑफ फ्लो आएगा वो रेट ऑफ फ्लो डेल फाई बाई डेल टी मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन हो गया, ये चार्ज का रेट ऑफ फ्लो हो गया, वो करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फार्मूले को यूज करेंगे तो ईएमएफ काउंट होगा, इस फार्मूले को यूज करेंगे तो करंट काउंट होगी, इस फार्मूले को यूज करेंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो मूव कर रहे हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन वो काउंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्सप्लेन हो जाने के बाद दो चीजों को एक्सप्लेन किया गया। द वन वाज सेल्फ इंडक्शन एंड द अदर वाज म्यूचुअल इंडक्शन। तो चलिए देखते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या है एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन में ये कहा गया कि अगर हम एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर लें वायर का, वायर हम दो तरीके से रख सकते हैं, स्ट्रेट रख सकते हैं या उसमें टर्न हम दे सकते हैं। अगर हम किसी वायर को टर्न वायर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो टर्न वायर का मतलब क्वाइल में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम इजिली करंट वेरिएशन नहीं दे सकते। मीन्स अगर हमने वायर को बेंड करके उसमें सम नंबर ऑफ टर्न्स अरेंज कर दिए और अब उसमें हम एक रिहोस्टेट के थ्रू एक सेल ऐड कर देते एंड
अब यहाँ एक गैल्वेनोमीटर हम लगा देते इन अ सर्किट, और अब हम ये देखते कि जब हम रिहोस्टेट से इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में करंट वेरिएशन हमें देखने को मिलना चाहिए। वो कैसा मिलेगा? तो सेल्फ इंडक्शन में, अभी सेल्फ इंडक्शन क्या है हमने ये एक्सप्लेन नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि एक क्वाइल्ड रेजिस्टेंस में अगर हम करंट वेरिएशन कराने जाए, करंट को इंक्रीज डिक्रीज कराने जाए, तो वहां हमें गैल्वेनोमीटर में या एमीटर में करंट वेरिएशन कैसा दिखेगा। अब सेल्फ इंडक्शन ये कहता है कि क्वाइल्ड रेजिस्टेंस में, यानी अगर एक स्ट्रेट वायर को हम क्वाइल में कन्वर्ट करना है और अब उसमें हम करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स जो अमाउंट ऑफ करंट इन द गैल्वेनोमीटर रिकॉर्ड हो रही थी, उसमें हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ द करंट तो नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा। इस फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कह रहे हैं। सिंगल वर्ड में बोल रहे हैं तो इतना ही कि अगर हम किसी क्वाइल्ड रेजिस्टेंस में करंट वेरी कराते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि उसमें जो करंट वेरिएशन है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी मेन करंट जो होगी, टोटल करंट जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। दूसरे तरीके से समझिए, अगर हमने इस सेल को जोड़ दिया है थ्रू द क्वाइल्ड रेजिस्टेंस, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जहां करंट होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड होती है। वैसे भी जब आप रेजिस्टेंस को या मेटेलिक कंडक्टर को क्वाइल्ड करेंगे, क्वाइल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सोलेनॉइड में या सर्कुलर क्वाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ही जगह अगर टर्म लेते हैं तो ये सर्कुलर क्वाइल होगा, और अगर एक लेंथ पर टर्म लगाते चले जाते हैं तो ये सोलेनॉइड होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्वाइल्ड रेजिस्टेंस है, जैसी उसमें करंट गई एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते ही फ्लक्स लिंक हो गया। इसका मतलब है क्वाइल्ड रेजिस्टेंस से एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है। अब जब रिहोस्टेट से आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तो इस क्वाइल्ड रेजिस्टेंस में करंट इंक्रीज डिक्रीज होगी। जब करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जब करंट घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। यानी जैसे ही रिहोस्टेट से रेजिस्टेंस वेरिएशन होगा, यहाँ इस क्वाइल्ड रेजिस्टेंस में करंट इंक्रीज डिक्रीज करने लगेगी। करंट इंक्रीज डिक्रीज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज करने लगेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट, और मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट होते ही एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। और आपको पता है जो करंट इंड्यूस होगी वो उस काज को अपोज करेगी जिस काज से डेवलप हुई है। लेंज लॉ, जो आपने फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो करंट इंड्यूस होती है वो उस काज को अपोज करती है जिस काज से डेवलप हुई है। अगर आप रिहोस्टेट के थ्रू मेन करंट को बढ़ा रहे होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन से एक इंड्यूस करंट आएगी जो मेन करंट के अगेंस्ट वर्क करेगी और मेन करंट को बढ़ने नहीं देगी। अकॉर्डिंगली यहाँ दो करंट है, एक तो मेन करंट है और दूसरा फ्लक्स वेरिएशन की वजह से इंड्यूस करंट है। अब मेन करंट अगर बढ़ने की कोशिश कर रही है तो इंड्यूस करंट मेन करंट के बढ़ने को अपोज कर देगी। अकॉर्डिंगली गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने मेन करंट को बढ़ाने की कोशिश की है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ने की वजह से या फ्लक्स वेरिएशन की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट आएगी, और इंड्यूस्ड करंट उस काज को अपोज करती है। काज है मेन करंट का बढ़ना, नहीं बढ़ने देगी, अगेंस्ट फ्लो करेगी। अकॉर्डिंगली आपको मेन करंट कांस्टेंट दिखाई देगी। अगर आपने मेन करंट को डिक्रीज किया है तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, मतलब फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट हो गया। फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट होते ही एक इंड्यूस करंट आ जाएगी, काज को अपोज करेगी। काज है मेन करंट को आप घटा रहे हो, तुरंत इन द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट फ्लो होके मेन करंट को सपोर्ट कर देगी ताकि मेन करंट डिक्रीज ना हो पाए, यानी मेन करंट इंक्रीज ना हो पाए, मेन करंट डिक्रीज ना हो पाए। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ गैल्वेनोमीटर में एक कांस्टेंट रीडिंग दिखती रहेगी। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि करंट स्टेबलाइज हो रही है? अगर हम किसी सर्किट में क्वाइल्ड रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना है तो एक बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट ये कि उस क्वाइल्ड रेजिस्टेंस से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। अब अगर करंट इंक्रीज डिक्रीज करेगी तो बिसाइड द मेन करंट एक इंड्यूस करंट आ जाएगी,
वो इंड्यूस करंट मेन करंट में होने वाले चेंजेस को अपोज कर देगी। अगर मेन करंट में होने वाले चेंजेस का अपोज हो गया तो सर्किट में मेन करंट कांस्टेंट रह जाएगी। अगर मेन करंट बढ़ने की कोशिश कर रही है तो इंड्यूस करंट अगेंस्ट होगी, तो मेन करंट को नहीं बढ़ने देगी। अगर मेन करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो तुरंत इंड्यूस करंट सपोर्ट में आ जाएगी ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन, और मेन करंट को सपोर्ट करके मेन करंट को कांस्टेंट कर देगी। अकॉर्डिंगली मेन करंट डिक्रीज नहीं कर पाएगी। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। मींस किसी भी कॉइल्ड रेजिस्टेंस में मेन करंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन नहीं हो पाएगा ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट। इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। मैथमेटिकली इसको डिस्कस करना हो तो ऐसे कह सकते हैं if n are the number of turns and phi is the magnetic flux, so n phi will be the net flux, और ये जो n phi है means net flux, ये proportional to current, मेन करंट होगा जो करंट इस सर्किट में फ्लो हुआ। जैसे ही मेन करंट आप फिक्स करेंगे वैसे ही यहाँ एक फ्लक्स बाउंड होगा। फ्लक्स बाउंड आर लिंक्ड प्रोपोर्शनल टू द मेन करंट एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लीजिए, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये बताने वाला है कि कितनी करंट इंड्यूस होने वाली है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते थे 25 एम्पियर से मेन करंट को बढ़ा दें तो ऑब्वियसली 25 एम्पियर की इंड्यूस करंट अगेंस्ट में आ जाएगी, सो दैट मेन करंट इंक्रीज ना हो पाए। तो व्यवहार में तो हम कह ले रहे हैं, मैथमेटिकली अगर इसको कैलकुलेट करना पड़े तो वी नीड अ कांस्टेंट कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिनोटेड बाय एल। तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ये पहला फार्मूला आया। ठीक है, यहां से आप एल निकाल सकते हैं एज द एन फाई बाई आई। ठीक है, एल की यूनिट आगे देखेंगे हम कि एल की यूनिट क्या होती है। वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड आती है, कहां से आती है। फिलहाल एक कांस्टेंट लेके आए जो मेजर कराने वाला है कि मेन करंट वेरिएशन होने पर कितनी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। एन फाई इज इक्वल टू एल आई। अगर यहाँ हम एक वोल्ट मीटर लगा देते तो वो वोल्ट मीटर इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसकी मेजरमेंट करा देता। उस ईएमएफ की जो वैल्यू होती वो फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली होती माइनस एन डेल पाई बाई डेल टी। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, डेल पाई बाई डेल टी फ्लक्स वेरिएशन है। नाउ इसको ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ एन पाई मीन्स टोटल फ्लक्स वेरिएशन। नाउ एन पाई इज द एल आई, तो हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल टी, ये हो जाएगा एल आई। एल कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा माइनस एल डेल आई बाई डेल टी होगा। यानी जैसे ही आप डेल आई बाई डेल टी यानी करंट वेरिएशन स्टार्ट करेंगे, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा आप वैल्यू एल डेल आई बाई डेल टी। यानी कि जब कॉइल्ड रेजिस्टेंस में करंट वेरिएशन स्टार्ट होता है तो इसके क्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी द एल डेल आई बाई डेल टी। ये तो लेंज लॉ को शो कर रहा है, न्यूमेरिकल में माइनस छोड़ देते हैं हम। यहाँ से एल अगर हम लिखने की कोशिश करें तो एल हो जाएगा माइनस ई अपान डेल आई बाई डेल टी। देखिए वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ये डेल आई बाई डेल टी है, यहाँ डेल आई बाई डेल टी बेस, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर गया, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इसी को हेनरी कहते हैं। ठीक है, हेनरी, तो इंडक्शन को हेनरी में मेजर करते हैं। तो आपके पास दो फार्मूला आया, एक आया एन फाई इज इक्वल टू एल आई और दूसरा आया एल इज इक्वल टू माइनस ई डेल आई बाई डेल टी। नीट में इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये ऐसे कहते हैं 1 माइक्रो एम्पियर पर सेकेंड की करंट अगर चेंज करें थ्रू अ कॉइल ऑफ 250 हेनरी तो ईएमएफ की वैल्यू बताइए। यानी ये फार्मूला लगता है ई इक्वल टू माइनस एल डेल आई बाई डेल टी। अगर मैं कहता कि 2 माइक्रो एम्पियर पर सेकेंड की करंट वेरिएशन हो रही है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा,
तो उस कॉइल का, उस कॉइल्ड रेजिस्टेंस का एक वैल्यू दिया होगा, सेल्फ इंडक्शन वैल्यू एल, उसको यहाँ पुट करेंगे, करंट वेरिएशन यहाँ पुट करेंगे, तो आपको ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अभी अगर ये सोलेनॉइड है या ये प्लेन कॉइल है, क्योंकि ये दो तरीके का होता है, तो ये फार्मूला थोड़ा चेंज आपको दिखेगा। ये थ्योरी था। मान लेते हैं मैं कहता कि कॉइल जो है वो प्लेन कॉइल है, या मैं कहता कि सोलेनॉइड है, तो बताइए एल की वैल्यू कितनी। तो आप ऐसे देखते कि अगर आपके पास प्लेन कॉइल है, प्लेन कॉइल का मतलब आपने एक ही जगह टर्न लगा लिया, एन टर्न लगाया आपने, ठीक है। नाउ आप इसमें करंट इंक्रीज डिक्रीज करने वाले हैं, तो उस केस में आप एल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पहला फार्मूला हो जाएगा, इससे जो फ्लक्स बाउंड होगा कैन बी रिटन एज एन फाई इज इक्वल टू एल आई। आपको पता है कि आई इज द करंट और एन फाई इज द फ्लक्स, तो एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, अगर करंट घटी बढ़ी है तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई। अभी एन एन रहने दीजिए, आई क्या होगा, फाई हो जाएगा बी इंटू ए, बी इंटू ए इज इक्वल टू एल इंटू आई। बी क्या है, इसमें जब करंट आई तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लेन कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लेन कॉइल या सर्कुलर कॉइल होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2r। तो ये एन हो जाएगा बी, बी को ओपन कर दीजिए, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r। आर रेडियस ऑफ द कॉइल है, एन नंबर ऑफ टर्न है, आई इज द करंट, म्यू नॉट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है जिसको आप परमियाबिलिटी बोलते हैं, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, इंटू ए इज इक्वल टू एल इंटू आई एंड आई कैंसिल हो गया, मतलब बता रहा है कि अमाउंट ऑफ करंट पर सेल्फ इंडक्शन डिपेंडेंट नहीं करता है। एक्चुअली में सेल्फ इंडक्शन अमाउंट ऑफ करंट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग करंट डेल आई बाई डेल सी पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं करंट ज्यादा है तो एल ज्यादा होगा, करंट कम है तो एल कम होगा ना, पर सेकंड कितना करंट आप फ्लक्चुएट करा रहे हैं विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ एल। तो यहाँ से आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन 2r इंटू ए, यानी कि प्लेन कॉइल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो एल की वैल्यू आप पा रहे हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई 2r। ठीक है, हेनरी, ये आपको मिल रहा है एल की वैल्यू। अगर यही प्लेन कॉइल ना हो करके सोलेनॉइड होता तो सोलेनॉइड के केस में आपको दूसरा फार्मूला देखने को मिलता। दूसरा फार्मूला मींस अगर हम सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, इसमें करंट वेरिएशन करा तो सोलेनॉइड ऐसा होगा देखने में, अगर इसके लिए इसमें करंट आई है तो आप लिख सकेंगे एन फाई इज इक्वल टू एल आई में एन रहने दीजिए, फाई ओपन हो जाएगा बी इंटू ए से इज इक्वल टू एल इंटू आई में बी ओपन हो जाएगा। सोलेनॉइड में जब करंट आती है तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। तो नेक्स्ट स्टेप में आप एन को एन रहने दीजिए, बी बी ओपन हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ए एज द ए रह जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू आई। नाउ आई एंड आई कैंसिल हुआ, आपको मिल जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एल। जबकि ये एन, अच्छा देखिएगा ध्यान से, एन स्मॉल एन होता है सोलेनॉइड में, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये कैपिटल एन है, ये ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट एन आई में एन जो होता है वो स्मॉल एन होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये एन स्क्वायर ना होके क्या हो जाएगा एन एन हो जाएगा। ये एन हो जाएगा टोटल टर्न और स्मॉल एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। चाहिए तो एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिए, म्यू नॉट ये टोटल टर्न है, ये टोटल टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और ये हो जाएगा E इक्वल टू एल। ठीक है, ये फार्मूला है।
मीन्स अगर सोलेनॉइड है तो सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू आप एल यहाँ से निकालेंगे। आ जाइए म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, हम दो कॉइल में, एक कॉइल में सेल है और एक कॉइल विदाउट सेल है, तो एक को प्राइमरी बोलते हैं, एक को सेकेंडरी बोलते हैं। अब अगर हमारे पास ये फर्स्ट कॉइल है, इसमें हम करंट वेरिएशन कराना चाहते हैं, इसमें पावर सोर्स अवेलेबल है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी। और इसके पास हमने एक दूसरी कॉइल रखी हुई है, ठीक है, इसमें कोई सेल या पावर सोर्स नहीं है, इसमें हम एक गैल्वेनोमीटर ऐड कर दें ये देखने के लिए कि इसमें करंट है या नहीं है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी। अभी म्यूचुअल इंडक्शन में ये देखने को मिलता है कि अगर हम प्राइमरी में करंट वेरिएशन स्टार्ट करें तो इसके नियर बाई सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली एक करंट स्टार्ट हो जाती है टू फ्लो। इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। जैसे आप रिमोट से टीवी में चेंज करते हैं, रिमोट और टीवी आपस में नहीं जुड़े हैं, रिमोट में होने वाले करंट वेरिएशन से सेकेंडरी यानी सामने की टीवी में जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में आप ये कहते हैं, इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में आप ये कहते हैं कि जैसे ही आप प्राइमरी में करंट चेंज करेंगे, सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली एक करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आप जानना चाहते हैं काज, तो काज ये है कि जैसे ही प्राइमरी में आपने करंट स्विच ऑन किया होगा, प्राइमरी में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और अगर प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो इसके पास रखी सेकेंडरी से ये मैग्नेटिक फील्ड पास होने लगेगी। सेकेंडरी से मैग्नेटिक फील्ड पास होते ही सेकेंडरी में फ्लक्स आ जाएगा। सेकेंडरी में फ्लक्स को आप N2∅2 लिख सकते हैं। अब उसी टाइम पर आप प्राइमरी में करंट को चेंज करने लगे, प्राइमरी में करंट को चेंज करने लगे तो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगा। प्राइमरी का अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो सेकेंडरी का फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि सेकेंडरी के फ्लक्स वेरिएशन की वजह से सेकेंडरी में एक करंट इंड्यूस हो जाएगी, और ये जो करंट इंड्यूस होगी ये डिपेंड करेगी कि प्राइमरी में कितना करंट वेरिएशन करा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। अकॉर्डिंगली आप रिमोट को टीवी की तरफ फेस करते हैं, इसलिए ताकि फ्लक्स वेरिएशन मैक्सिमम हो। अलग बात है कि आज की डेट में हम मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ करके इंफ्रारेड या माइक्रोवेव को यूटिलाइज करते हैं, तो रिमोट को अगर हम अदर साइड भी रखेंगे तो भी फ्लक्स वेरिएशन होगा और टीवी इसको सेंस करेगी। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, प्राइमरी में करंट वेरिएशन कराते ही सेकेंडरी में करंट का इंड्यूस हो जाना, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन। मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें, सेकेंडरी का जो फ्लक्स है दैट इज N2∅2 डिपेंडिंग ऑन द करंट इन द प्राइमरी, प्राइमरी की करंट पर डिपेंडेंट है। एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, N2∅2 इज इक्वल टू हो जाएगा M, यहाँ कॉफिशिएंट आप म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ये M हो गया इनटू I1। नाउ यहाँ से आप चाहिए तो M की वैल्यू निकाल दीजिए, मीन्स पहला फार्मूला N2∅2 इक्वल टू MI1। अगर यहाँ एक वोल्टमीटर लगा देते तो यहाँ जो EMF इंड्यूस हो रहा है उस EMF की रीडिंग आ जाती, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली ये रीडिंग होती इज इक्वल टू माइनस N2 डेल फाई 2 बाई डेल टी। अरे N डेल फाई बाई डेल टी होता है, 2 लगा दिए, सेकेंडरी हो गया। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, माइनस डेल बाई डेल टी, ये हो जाएगा N2∅2। यहाँ से आप N2∅2 को MI1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ MI1। तो EMF induced in secondary coil will be the minus M del I1 by del T। प्राइमरी में करंट वेरिएशन कर रहे हैं, सेकेंडरी